Hello everybody, I welcome you all in today's session of Science Vichar. In the previous session we have discussed about the three states of matter on the basis of physical appearance कि हम matter को कैसे classify कर सकते हैं physical appearance के basis पे into solids, liquids and gases. और आज हम बात करेंगे कि क्या इन matter की states को हम change कर सकते हैं, क्या एक से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है इन स्टेट्स को. Is the interconversion possible? So yes, interconversion is possible. Matter of states, जो three states of matter हैं, they can be interconverted from one form to another. And the reason is, क्या reason हो सकता है? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, reason है उनका molecular arrangement. The space between the molecules and the force of attraction between the molecules, जिसकी वजह से हम उनमें changes कर सकते हैं. पर चेंजेस कब कर सकते हैं? जब हम उन्हें कुछ सर्टन कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे. तो आज हम बात करेंगे उनमें से एक पर्टिकुलर कंडीशन की, एंड दैट इज टेम्परेचर. तो चेंज इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाउ विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर वी कैन ऑब्जर्व द चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. तो व्हाट डज इट मीन? लेट अस डिस्कस. मैटर की जो स्टेट्स हैं दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स. दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो सिंपल से अगर हम बात करें तो क्या ये इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें मैं चेंज कर रही हूँ, इसको इसमें चेंज कर रही हूँ, वापस ही इसमें चेंज हो सकती हैं? इज इट पॉसिबल? तो यही हमें देखना है. तो दिस इज द सिंपल इक्वेशन, नॉट इक्वेशन नहीं बोलूँगी, सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे एक अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स के साथ. जैसे सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज होते हुए कभी देखा है आपने? ऑब्वियसली देखा होगा. समर्स में आप आइसक्रीम्स खाते हैं, आप आइस क्यूब्स यूज़ करते हैं, तो एट रूम टेम्परेचर ले लीजिए, या अगर आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड्स में चेंज होते हैं. दिस इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर हीट. आप उसे हीट कह लीजिए या आप उसे सिंपली रूम टेम्परेचर पे ऑन इट्स ओन होने दीजिए. आप देखेंगे कि जो सॉलिड्स हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे, जो आइस है, चाहे वो आइस के फॉर्म में है या आइसक्रीम के फॉर्म में है, वो लिक्विफाई हो जाती है. सो आप कह सकते हैं इट इज़ चेंजिंग इनटू वाटर. और जब आप लिक्विड को कंसिडर कर रहे हैं, आप उसे फ़ैन के नीचे रख दीजिए या आप उसे धूप में रख दीजिए या आप उसे हीट करेंगे अगर गैस के ऊपर, तो आपको हीट प्रोवाइड करने पे अगेन यू विल बी फाइंडिंग कि ये जो लिक्विड था वो वेपरस फॉर्म में चेंज हो गया है या गैस फॉर्म में चेंज हो गया है. अब क्या इसे हम रिवर्स बैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. गैसेस को हम अगर कूल डाउन करते हैं, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कूल डाउन कर रहे हैं. सो गैसेस जब कूल डाउन होती हैं तो वाटर बन जाती हैं, लिक्विड हो जाती हैं. और अगर हम यहाँ पे लिक्विड्स को कूल डाउन करते हैं, उसे फ्रीज करेंगे, तो वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है. इट मीन्स कि टेम्परेचर में कुछ वैसी वेरिएशंस होती हैं जिसकी वजह से हम इस इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं. सो इसको समझने के लिए देयर आर सर्टन टर्म्स विच यू शुड नो बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस मैटर कि एग्जैक्टली इसमें है क्या. आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि यू हैव टू टेक वन बीकर, जिसमें हमने एक आइस लेनी है. वी हैव टू टेक वन लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड दैट शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द आइस. और उसके नीचे आपने हीट प्रोवाइड करने के लिए आपने उसे एक बर्नर से हीट सप्लाई करनी है. धीरे धीरे आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. आप देखेंगे कि जो सॉलिड आइस मैटर है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है. मेल्ट हो रही है धीरे धीरे. एक ऐसा फेज़ आएगा जिसमें वो पूरा पानी बन गई है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है. उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब कि आप स्टिर करने के लिए आप ग्लास रॉड यूज़ कर सकते हैं, एंड यू विल कम टू नो कि धीरे धीरे जब आप उसे हीट दे ही जा रहे हैं बर्नर की हेल्प से, तो वो वेपराइज फॉर्म में चेंज हो रही है, वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो रही है. सो आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. तो यही चीज़ हमने एक छोटी सी सिंपल सी एग्जाम्पल से समझी है कि जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंटर कन्वर्जन या कन्वर्जन पॉसिबल है फ्रॉम वन फेज टू अनदर. लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए देयर आर सर्टन टर्म्स जो आपको बहुत ज़रूरी है पता होने चाहिए.
एंड देन यू विल कम टू नो कि इसका मतलब क्या है. तो वो टर्म्स हैं. सबसे पहली चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए पहले आप, मेल्टिंग पॉइंट. एंड नंबर 3 इज बॉइलिंग पॉइंट. एंड नंबर 4 इज लेटेंट हीट, जिसे हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे. Now what are these three terms? Atmospheric pressure क्या होता है? What is atmospheric pressure? As we all are living on this earth surface, we are surrounded by air, a kind of envelope of air around us, and that is called the atmosphere. और जो atmosphere है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, there are so many gases present in the atmosphere, and जो gases की जो molecules हैं वो हवा में एक दूसरे से टकराते रहते हैं. So they are colliding together with a certain force which exerts pressure on the bodies which are present on the earth surface. चाहे वो object ले लीजिए, चाहे वो human body ले लीजिए. So we are finding a kind of pressure from the atmosphere. Atmospheric pressure exert करता है जितनी भी bodies हैं earth surface के ऊपर, जैसे human bodies हैं. So atmosphere exerts pressure, that is called atmospheric pressure. But why we are not able to feel that pressure? इसको अगर आप सिंपल सी भाषा में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो आउटवर्डली अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं. सो वी आर नॉट एबल टू बियर दैट और फील दैट प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है. नाउ व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग से समझ में आता है कि कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, कोई सॉलिड चीज़ है वो मेल्ट हो रही है और वो लिक्विफाई हो रही है. सो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो लिक्विड बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग. वो मेल्ट हो रहे हैं. हम इसे मेल्टिंग भी कहते हैं, हम इसे फ्यूजन भी कहते हैं. सो व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? When a particular amount of solid, आपकी बुक में है, आप एक particular amount mention भी कर सकते हैं कि when 1 kg of solid. So when 1 kg of solid or when a particular amount of solid on heating, it is changing into liquid at its melting point. बस अपने melting point के एक level पे जब ये phase इस phase में change हो जाता है at atmospheric pressure, उसे हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं. सो दैट इज मेल्टिंग एंड और फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब भी है मेल्ट होना फ्रॉम वन सॉलिड फॉर्म टू द लिक्विड फॉर्म. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट है कि व्हेन लिक्विड इज चेंजिंग इनटू, लिक्विड को भी हम हीट कर रहे हैं और ये चेंज हो रहा है गैस में या वेपर फॉर्म में, जिसे आप कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन. वेपराइजेशन. तो व्हाट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन? अगेन हम उसी तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज हीटेड एंड चेंजिंग इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इसे हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग या वेपराइजेशन, कि वो बॉयल हो रहा है और वेपर्स में चेंज हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वेपराइजेशन इज. अब इसको समझने के लिए देर आर सर्टन फिगर्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड दैट इज दे आर कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. बट क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिट है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज केल्विन्स, तो आप कह सकते हैं दैट इज 273 केल्विन. इट इज 273.15 केल्विन, जिसे आप सिंपली 273 केल्विन्स भी कंसिडर कर सकते हैं. राइट नाउ अगर हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, boiling point of water, it is 100 डिग्री सेल्सियस. बट अगर हम इसे कैल्विन्स में कैलकुलेट करते हैं तो इट वुड बी
100 प्लस 273, सो 373 केल्विन्स। सो ये कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हैं या वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम बात करें आइस और वाटर के कंटेक्स्ट में, अब आप आइस ले लीजिए, आइस एट 0 डिग्री और वाटर एट 0 डिग्री, तो दोनों में से ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा? क्या दोनों सेम है? या इफ़ वी आर डिस्कसिंग लाइक दिस, तो दोनों में से ठंडा कौन सा होगा? ऑब्वियसली आइस। क्यों? क्योंकि इसमें लेस एनर्जी है। अब ये लेस एनर्जी का मतलब क्या है? लेट मी डिस्कस लेटर ऑन। वाटर एट 0 डिग्री जो है, इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टीम क्या है? 100 डिग्रीज। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? ऑब्वियसली स्टीम की ज़्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी। अब ये मोर एनर्जी क्यों होगी, क्या है, ये हम समझेंगे, जिसके बेसिस पे हमें समझ आएगा कि लेटेंट हीट क्या होती है, राइट। सो इसको समझाने के लिए आपको एक ग्राफ के थ्रू मैं क्लू देना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या होता है। जब कोई भी सॉलिड मैटर को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीट सप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और काइनेटिक एनर्जी फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी फेज़ आएगी जिसमें जो सॉलिड है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाता है, कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसने कम किया है? कांस्टेंट हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कांस्टेंट हीट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बीच में जो बॉन्ड्स बने थे वो बीच में ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और वो दूर दूर चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? लेट अस हैव अ लुक। एक आपको ग्राफ की हेल्प से समझाना चाहूँगी। सपोज यहाँ पे हम मान लीजिए हीट सप्लाई एनर्जी, हीट एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम टेम्परेचर शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ सपोज now this is the solid matter which we have consider as ice लिया हमने, solid matter हमने consider किया है यहाँ पे, ठीक है। and at 0 degree temperature we will be observing certain observations। तो वो क्या होंगी हमारी observations? यही हमें देखना है और यही हमें read करना है। now इसका मतलब यह है कि solid को हम एक कांस्टेंट हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक ये लीनियरली एक टेम्परेचर मेंटेन करेगी और धीरे धीरे 0 डिग्री तक जाएगी। अब 0 डिग्री पर जब ये जाएगी, धीरे धीरे एक ऐसी फेज़ आएगी जिसमें कि जो सॉलिड मैटर है हमारा वो पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एट 0 डिग्री सॉलिड इज कंप्लीटली गेटिंग चेंज्ड इनटू द लिक्विड। तो जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड फेज में चेंज होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। वी कैन से कि सॉलिड हैज़ मेल्टेड और फ्यूज्ड इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्रीज, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब एक फेज़ दूसरे फेज़ में चेंज होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। दिस
टेम्परेचर, जो फेज़ का जो इंटर कन्वर्जन नहीं कहूँगी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फेज इनटू लिक्विड फेज, सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो रहा है, वहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट जो हीट हम दिए जा रहे हैं इसको, और यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है टेम्परेचर का, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर हम दिए जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन, हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, नाउ अब लिक्विड का यहाँ पे हम फिर से टेम्परेचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हीट एनर्जी दिए जा रहे हैं, और लिक्विड जो है ये एक पर्टिकुलर हीट एनर्जी गेन करता हुआ इस लेवल पे पहुँचता है। 100 डिग्री पे जा करके लिक्विड जो है यहाँ पे बॉयल हो रहा है, और एक फेज़ ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब लिक्विड जो है वो पूरा वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 100 डिग्री पे लिक्विड भी है और 100 डिग्री पे वेपर फॉर्म में भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस स्टेज पे लिक्विड कंप्लीटली वेपरस फॉर्म में चेंज हो गया है, बट टेम्परेचर हमारा सेम है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, बट हमारी फेज़ चेंज हो रही है। यहाँ पे भी हमारी लिक्विड से वेपरस फेज़ चेंज हो रही है। तो ये जो हीट हम दिए जा रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, यहाँ पे भी लेटेंट हीट यूज़ हो रही है और यहाँ पे भी लेटेंट हीट यूज़ हो रही है। तो ये जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल है इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में। इसका मतलब क्या है कि कुछ हीट एनर्जी जिसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, वो पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने में यूज़ हो रही है, एंड दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और यहाँ पे क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सिमिलरली यहाँ पे लिक्विड फेज से वेपरस फेज चेंज हो रहा है एट द सेम टेम्परेचर, जिसमें जो हिडन हीट है हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करके उसे लूज़ करती है, यानी कि जो हीट एनर्जी है इट इज़ गेटिंग ओवरकम बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और वहाँ पे ये लेटेंट हीट यूज़ हो रही है। तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। So these are certain terms which are used to understand कि latent heat को हम hidden heat क्यों कहते हैं। Latent heat of fusion means कि एक hidden heat है जो फ्यूजन का प्रोसेस में यूज़ हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए हम इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जब पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। सिमिलरली लिक्विड जब पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्योंकि लेटेंट हीट जो है, हिडन हीट जो है, वो इस फेज़ को इस फेज़ में चेंज कर रही है बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे ब्रेक करने में वो हीट एनर्जी यूज़ कर रही है, इसलिए उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। अब आप इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि लेटेंट हीट की अगर हम बात छोड़ें, सॉलिड्स, लिक्विड्स और वेपर्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिल रही है? इज़ इट फॉर आइस और इज़ इट फॉर वाटर और इज़ इट फॉर वेपर्स?
तो सबसे ज़्यादा अगर हम कंपेयर करेंगे तो वेपर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स में, तो आइस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स और वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो किन के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी। वाई? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव एब्जॉर्ब्ड द एक्स्ट्रा हीट। जिसने इस सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज होने का काम किया है। सिमिलरली अगर हम लिक्विड्स और वेपर्स को कंपेयर करें कि किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, किसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि दे हैव यूज्ड द मोर अमाउंट ऑफ हीट, और वो मोर अमाउंट ऑफ हीट क्या है? लेटेंट हीट, जिसने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में उस हीट को यूज़ किया है और उस हीट ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया है। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट कि मैटर की जो स्टेट्स हैं उसे टेम्परेचर के बेसिस पे वी कैन चेंज। सो आई होप ये सारी टर्म्स आपको समझ में आई होंगी और आपको इस कंसेप्ट को समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आई गेस। And so thank you so much. That's all for today. In the next session, we will be discussing sublimation and the change of the state of matter under pressure. Thank you so much.